ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास पर हम चल रहे हैं और आज हम भाग 33 पर आ गए हैं। तो भाग 32 में हमने जाना था वैशेषिक दर्शन के प्रमाण के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती बताना चाह रहे थे कि धर्म को जानने के लिए इन 9 द्रव्यों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो धर्म की सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त होना कब हो सकता है? जब कि व्यक्ति को सभी वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाए कि किस वस्तु के क्या गुण और धर्म हैं। तो कल हमने जाना था कि द्रव्य कितने होते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अध्याय 1 आने के 1 का सूत्र 5 लिया था, जिसमें बताया था कि 9 द्रव्य होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। आज हम जानेंगे द्रव्य की क्या परिभाषा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं उसी वैशेषिक दर्शन के प्रमाण से अध्याय 1 आने के सूत्र 15, क्रिया गुणवत् समवाय कारणमिति द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य को कैसे पहचानते हैं, द्रव्य का क्या लक्षण है, द्रव्य का क्या लिंग है? तो कहा क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन् ततः क्रिया गुणवत्। जिसमें यस्मिन् तत्, जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं, तथा आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। समवायी किसको कहते हैं? समवेतुम शीलम यस्य तत्समवायी प्रागवृत्तित्वम कारणम समवाय च तत्कारणम च समवाय कारणम लक्ष्यते येन तत्लक्षणम। जो मिलने के स्वभाव युक्त, कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो, जिससे क्रिया गुण युक्त हो, उसको द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसे आँख से रूप जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। तो यहाँ ये परिभाषा बता दी, द्रव्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं। क्योंकि किसी भी द्रव्य को समझने के लिए उसको लक्षण को पहचान देखना पड़ता है ना, कि इस द्रव्य का क्या लक्षण है। तो हम अब ये यहाँ पर द्रव्य क्या बताए थे? पृथ्वी द्रव्य है, जल द्रव्य है, तेज द्रव्य है, वायु द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, दिशा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य और मन, ये 9 द्रव्य हैं। अब इन 9 द्रव्यों में से परिभाषा आज बताई कि क्या परिभाषा बनती है। तो जहाँ पर क्रिया हो और जिसमें गुण विद्यमान हो, और कई बार ऐसा भी होते क्रिया नहीं हो लेकिन गुण विद्यमान हो, वो भी द्रव्य कहलाता है। तो उनमें से जो 9 तत्व हैं, उनमें से जो 6 द्रव्य हैं, ठीक है, उनमें तो क्रिया और गुण दोनों दोनों हैं। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, इनमें तो क्रिया भी है और गुण भी है, ठीक है, क्योंकि द्रव्य एक आधार है जिसमें ये दोनों चीज़ें रहती हैं। फिर कहा आकाश, काल और दिशा, ये इन तीनों में क्रिया नहीं है, ये क्रिया रहित गुण वाले हैं, सिर्फ इसमें गुण हैं। क्योंकि जो आकाश है वो तो एक स्थान विशेष है, खाली स्थान विशेष है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं है। अपनी मतलब यहाँ बता रहा है कैसा उसका स्वभाव है उस द्रव्य का, तो कहा उसमें कोई क्रिया नहीं है। काल ऐसी प्रकार से समय, समय में कोई क्रिया नहीं है, वो तो हम आकलन कर रहे हैं उसका कि इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, जैसे कि इन पदार्थों में हो रही है बाकी 6 में। और दिशा इसी प्रकार से, दिशा यह भी व्यवहार के लिए, इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। तो ये सिर्फ गुण वाले हैं। तो 2 प्रकार के द्रव्य हो गए, एक तो जिसमें क्रिया और गुण हो, और दूसरा सिर्फ गुण ही गुण हो। तो 6 द्रव्यों में फिर मैं दोबारा से पुनरावृत्ति कर रही हूँ। पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य तो क्रिया और गुण वाले हैं, तथा आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया से रहित गुण वाले हैं, ठीक है, स्पष्ट। जो मिलने के स्वभाव युक्त, कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो, जिससे क्रिया गुण युक्त हो, उसको द्रव्य कहते हैं, ठीक है। द्रव्य तो पहले ही होगा, उसी के भीतर सब कुछ होगा, और जिसमें मिलने के स्वभाव युक्त क्रिया और गुण दोनों मिलेंगे, जिससे लक्ष्य जाना जाए उसको लक्षण कहते हैं। ठीक बात है, आँख से रूप देखते हैं, कान से श्रवण करते हैं शब्दों का, इस प्रकार से वो लक्षण से हम पता लगा लेते हैं। अब फिर आगे बताया गया है कि किस किस के भीतर कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है।
तो हम जान लेते हैं आज 5 तत्वों को के बारे में, फिर 4 को हम दूसरे भाग में कह लेंगे। तो आज हम लेते हैं पृथ्वी को, ठीक है, और जल को, फिर अग्नि को, फिर उसके बाद वायु को, फिर आकाश को। क्रमशः इनको देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के अध्याय 2 के आनेक 1 और 2 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इनके सभी के सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हुए हैं प्रमाण, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपको और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। तो अभी हम जान रहे हैं पृथ्वी किसको कहते हैं। तो पृथ्वी का अर्थ यही होता है कि जब उसके भीतर रूप हो, रस हो, गंध हो और स्पर्श हो तो वो पृथ्वी कहलाती है। ये 4 गुण उसके भीतर होने चाहिए। रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। और पृथ्वी, इन जो मैं 5 का जो आज बात करूंगी, जो 5 स्थूल भूत हैं, ये सभी स्थूल भूतों में पृथ्वी ही सबसे स्थूल भूत है, सबसे बड़ा भूत है मतलब। और बाकी के भूत इससे छोटे हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इससे छोटे हैं पृथ्वी से, ठीक है। तो इसीलिए अभी पृथ्वी के भीतर ये चारों गुण आ जाते हैं, रूप भी, रस भी, गंध भी और स्पर्श भी। जबकि पृथ्वी का जो अपना गुण है वही दूसरे सूत्र में बता दिया, व्यवस्थितः पृथिव्याम गंध। पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है। रूप, रस और स्पर्श अग्नि, जल और वायु के योग से हैं। जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक हैं। तो ये देखो, अलग अलग अपने सभी के अपने अलग अलग गुण हैं। जैसे अग्नि का रूप गुण है, अग्नि दिखाई देती है। वायु का स्पर्श गुण है, वायु छूने से पता चलती है। आकाश का शब्द गुण है, आकाश में शब्द गूंजते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्वाभाविक गुण है उनके, अपने अपने गुण है, मतलब अपने अपने गुण है उनके। और जल में रस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस प्रकार से ये सभी गुण होते हैं, लेकिन पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध गुण है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है किसी के मन में आ रहा हो कि गंध का मान लीजिए जो बहुत सारे पदार्थ हैं जो पृथ्वी से ही बनते हैं, तो उनमें गंध कहाँ है। तो ऐसा नहीं है, अगर उसको आप सूंघ करके देखोगे ना तो उसमें पता चलता है, मिट्टी की खुशबू होती है, कहीं पर दुर्गंध आता है, कहीं पर सुगंध आती है। ये सब पृथ्वी तत्व के कारण ही है, ये अपना उसका स्वाभाविक गुण है। तो जहाँ जहाँ पर पृथ्वी तत्व होगा वहाँ वहाँ पर ये गंध होगी, है ना। तो इस प्रकार से इसको ले लेंगे। अब आ गया दूसरा, देखते हैं हम जल, है ना। तो रूप, रस, स्पर्शवत्य, आपो, द्रवाह, स्निग्धा। अब जल के बारे में कहते हैं, जल का क्या लक्षण है। तो जल कैसा द्रव्य है, तो कहा इसमें रूप है, रस है और स्पर्श वाला द्रवीभूत और कोमल है, यह जल कहाता है। ये इसके गुण हैं। तो जल हमें दिखाई देता है ना, कैसा दिखाई देता है। अब कहोगे आप कि वो तो नीला भी दिखाई देता है, तो वो नीलापन जो दिख रहा है वो किसी और कारण है, आकाश के कारण है। लेकिन उसका जो रूप है वो श्वेत है, और जो रस है उसका मीठा है। अब आप कहोगे समुद्र का पानी तो खारी होता है, तो वो भी किसी दोष के कारण दिख रहा है, वो लगता है। और एक गुण है उसका स्पर्श वाला, तो वो वायु के संयोग से है। जो जल बनता है कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो गैसेज हैं, वो गैसेज क्या है, उसमें हवा का गुण आ गया ना, H2O। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु, तो ये वायु आ गई। तो इस प्रकार से इनको समझ लेना। और जल का जो स्वभाव है वो कैसा होता है, कोमल होता है। और जो अपना उसका जल का गुण है वो सिर्फ रस है ना। तो इस प्रकार से अब आगे देख लेते हैं। अपसु शीतता, जल में जो शीतल भी गुण स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप कहोगे पानी गर्म भी तो होता है, तो वो जो गर्म होता है वो अग्नि के गुण के कारण गर्म लगता है। बाकी जो जल का अपना गुण है वो शीतल है। तो 2 बातें सामने आई, एक तो जल रस है, जल के भीतर रस का गुण है, और जल के भीतर शीतलता का गुण है। ये 2 गुण उसके अपने स्वाभाविक हैं। और जो रूप दिख रहा है वो अग्नि के कारण दिखता है ना। जो जल का रूप दिख रहा है वो अग्नि का गुण अपना रूप है ना, तो इसलिए रूप के कारण, रूप जो दिख रहा है जल का वो अग्नि के कारण दिख रहा है। और क्या था इसमें, हाँ बस ये हो गया। रूप, रस, स्पर्श, ये 3 चीज इसमें होती हैं। रस अपना गुण है, ये स्पर्श वायु के कारण है। अपसु शीतता,
और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक है। अब आ गए तेज पर, अग्नि पर। अग्नि में क्या होता है? रूप है, स्पर्श है, दो गुण है। दिखाई देती है अग्नि और छूने से गर्म लगती है। ठीक है, तो इसका जो अपना गुण है अग्नि का वो क्या है? वह रूप है, और जो छूने में गर्म लग रही है वो स्पर्श वाला वायु के योग से मिल जाता है वो। ठीक है, क्योंकि वायु का गुण, अपना गुण स्पर्श है, छूने का, छू करके पता लगती है। अब आ जाते हैं वायु पर। स्पर्शवान वायु, स्पर्श गुण वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के योग से रहते हैं। जो गर्म लगती है, ठंडी लगती है ना, वायु बहती है तो किसके योग से लगती है? तो अग्नि के कारण वो गर्म लगती है और जल के कारण वो ठंडी लगती है। लेकिन अपना जो उसका वायु का काम है वो छूना है, क्योंकि वायु बहती है। त आकाशे न विद्यन्ते। अब आकाश में ये जो ऊपर के गुण बताए हैं इतने सारे, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये नहीं होते। तो फिर आकाश का अपना गुण क्या है? तो शब्द ही आकाश का गुण है। कैसे पहचानेंगे उसको? आकाश का लिंग क्या है? तो कहा निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। जहां पर प्रवेश और निकलना होता है वो आकाश का लिंग है, और जिसमें सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं। तो जो आधार है सबका वो आकाश का लिंग है। तो इस प्रकार से हमने आज ये 5 भूत समझ लिए, जिनको हम द्रव्य कहते हैं, 5 स्थूल भूत। अब आगे रह जाएगा काल, दिशा, आत्मा और मन। इसको हम भाग 34 में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इनको याद करें, समझें। बहुत अच्छा ज्ञान का विषय है ये। जब व्यक्तियों को इन पदार्थों का ज्ञान हो जाता है ना, तो उसको सेवन भी करना आ जाता है कि किस किस का क्या क्या धर्म है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस नश्वर संसार को देखो कि क्या क्या इनके गुण धर्म हैं, और किस किस तरीके से कौन सा पदार्थ स्थूल है, कौन सा उससे सूक्ष्म है, और किस, देखिए स्थूल जो सबसे अधिक होगा ना, उसमें सारे सूक्ष्मता के जितने जितनी चीज़ें हैं, जितने जितने द्रव्य हैं, उनके सारे, जैसे पृथ्वी में ना अग्नि का भी गुण आता होता है, रूप, और उसका क्या कहते हैं, हवा का भी आ जाता है ना, और वायु का भी आ जाता है, जल का भी आ जाता है। पृथ्वी में ये चारों आ जाते हैं। और पृथ्वी से जो छोटा है वो क्या है, थोड़ा सा कम सूक्ष्म है, वो क्या है, तो जल है। अब जल में क्या है, 3 गुण आ जाते हैं। रूप भी आ जाता है उसमें, रस भी आ जाता है, स्पर्श भी आ जाता है ना। तो इस प्रकार से, और अब जल के बाद में किसका नंबर आता है, फिर अग्नि का। अग्नि में रूप होता है, स्पर्श होता है। उसके बाद में फिर क्या रह जाता है, वायु। वायु में सिर्फ एक ही गुण रह जाता है, स्पर्श का। और जो धू धू करती है, आवाज़ करती है अग्नि, कई वो वायु कई बार चलते चलते ठंडी गर्म लगती है। वो कैसे लगती है? वो उसके कारण लगती है, अग्नि के कारण, अग्नि के गुण के कारण। उनका मिल जाता है ना, मिलाव हो जाता है, तो कभी कभी ठंडी लगती है तो जल के कारण लगती है, गर्म लगती है तो अग्नि के कारण लगती है। तो इस प्रकार से अब रह जाता है आकाश। आकाश का अपना एक शब्द गुण ही है, तो ये सबसे सूक्ष्म है। ठीक है, तो अब आकाश के और गुण नहीं हो सकते जितने भी इससे क्योंकि आकाश तो सबसे सूक्ष्म है, व्यापक है। तो इसके भीतर और गुण आएंगे तो सही, लेकिन इसका अपना गुण एक ही गुण रहेगा। एक एक गुण मतलब अपने अपने सभी के हैं, लेकिन बाकी के जो भी गुण होंगे उनके साथ में सम्मिश्रण हो जाएगा, तो वो चीज़ वैसी वैसी प्रतीत होने लग जाती है। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम इन सब चीज़ों को जानें। अभी आज हमने 5 भूत जाने हैं, 5 द्रव्य जाने हैं। कल हम इन 4 द्रव्यों को भी जानने का प्रयास करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन, महर्षि कणाद को नमन, जिनके वैशेषिक दर्शन को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती आए हैं। और उस परमपिता परमेश्वर को नमन, जिसके कारण ऋषि महर्षियों ने उनके ज्ञान को लिया और हम तक अपनी अपनी वाणी के द्वारा उसको पहुंचाया। तो आप सभी का धन्यवाद। ऋषियों के प्रति कृतज्ञता यही होगी कि हम उन ऋषियों की वाणी को जानें, सुने, समझें, और यूं ही पोटली बंद करके ना रख दें, अपने तक ही सीमित नहीं रखें। इसको आगे आगे खूब प्रचारित प्रसारित करें, जिससे हमारी वैदिक संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार हो, वर्धन हो। क्योंकि वैदिक संस्कृति के रहने पर ही सुख शांति सभी के परिवार में, समाज में आएगी। ज्ञान में सुख है, अज्ञान में दुख है। ज्ञान में ठाकुर हैं, अज्ञान में ठोकर है। इसीलिए आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं ठाकुर को प्राप्त करना, ठोकर को नहीं।
जब ठोकर से बचना चाहते हैं, ठाकुर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य इस ज्ञान को लेने वाले बने और आगे आगे बढ़ाने वाले बने। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको खूब साझा करें, और नहीं भी लगा हो तो भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान तो होता ही अच्छा है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।